बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। बैनुल-अक़वामी मंजरनामे के ऊपर एक तो सबसे बड़ी डेवलपमेंट इस वक्त ये है कि ब्राज़ील के अंदर जो ब्रिक्स है वो समिट हो रही है और वहाँ पे तमाम ही जो ममालिक हैं, जिस हवाले से आप कह सकते हैं कि जो बड़ी पावर्स हैं वो उसमें शरीक हैं, जिसमें ख़ासकर अगर ये देखा जाए कि चीन मौजूद है, जी बिल्कुल मौजूद है, रशिया मौजूद है, जी बिल्कुल मौजूद है, इवन इंडिया भी वहाँ पे मौजूद है, और जो चाइना है, चाइना के वहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो शिरकत के लिए गए हैं। अच्छा, इसमें दो चार बातें जो असल हैं इस चीज़ को हटके कि ब्राज़ील, चाइना, इजिप्ट, इथियोपिया, इंडिया, इंडोनेशिया, ईरान, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, यूएई, ये इस जो ब्रिक्स समिट है उसमें शरीक है। लेकिन असल बात कुछ और है, और वो मामला जो रूस और चीन से मुतल्लिक है। और ये कौन कह रहा है? अगर इंटरनेशनल मीडिया या कोई मुल्क कहता या किसी और के खदशात की बात होती तो सूरत हाल बिल्कुल डिफरेंट होती। लेकिन अगर खुद नेटो वाले ये बताएं कि क्या हो सकता है, क्या होने वाला है, और उन्हें रूस से भी खौफ आए और चीन से भी खौफ आए, तो इसका मतलब है कि देयर इज़ समथिंग। कैसे? मैं आपके सामने खबर ये रखना चाहता हूँ कि इस हवाले से वो कहते हैं कि जो नेटो के सरबराह हैं उनका बताना है कि चाइना में आस्क रशिया टू अटैक नेटो इफ ताइवान इज इन्वेडेड। अब आप जानते हैं कि ताइवान को लेकर चीन की पॉलिसी बड़ी वाज़ेह है, और उन सारे मामले पे जैसे पाकिस्तान है तो हम तो अपने दोस्त की हिमायत करेंगे और वो हमारी हिमायत करता है। लेकिन अब नेटो को इस जो उनके ऊपर कपकपी तारी है या उनको खौफ है, खौफ ये है कि इस वक्त जो मामला जिस तरह से चीन खुल के रूस के बारे में कहता है कि हम उनके यूक्रेन के अंदर उनकी शिकस्त को अफोर्ड नहीं कर सकते, जिसका मतलब ये हुआ कि हमें हर सूरत ये चाहिए कि वो जीते ही जीते। तो इस हवाले से बताया गया है कि उनका ख्याल ये है कि अगर चीन ताइवान के अंदर कुछ करने जा रहा है, और ताइवान को लेकर बहुत सारी मुख्तलिफ मौक़ों के ऊपर चीन के हवाले से इंटरनेशनल मीडिया जो है वो खदशात या ख़बरों के हवाले से बात करता रहता है, तो उनके मुताबिक अगर ये हुआ तो जो नेटो है वो भी अटैक में आ सकती है। वो कैसे आएगी? वो इधर से हमला करेंगे, चूँकि ये उनकी मदद को आएगा, या अमेरिका आएगा, तो वो कहेंगे कि आप पूरे के पूरे नेटो को जो है उस हवाले से इंगेज करें। लेकिन अब उसमें एक बात है कि क्या चीन और रूस मिलकर एक ही वक्त में दो महाजों के ऊपर लड़ेंगे? वो बेशक एक दूसरे के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने वाली बात हो तो ये एक बिल्कुल अलग बात होगी, लेकिन इस वक्त वो दोनों स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, और इवन यूक्रेन और बाकी सब कह रहे हैं कि रशिया जो इस वक्त वेपन यूज कर रहा है उसमें 80% जो उसके कंपोनेंट्स हैं वो चीन से आ रहे हैं। इवन कल जब हमने ये देखा कि वहाँ पर बड़े बड़े हमले हुए जिसमें मिसाइल्स को लेके, ड्रोन्स को लेके, तो वो जो स्टिकर्स लगे हुए थे जो वो चीज़ें गिरा रहे थे, तो उन्होंने बाकायदा वो उन कंपनीज के मुतालिक बताया जिनका ताल्लुक बीजिंग से है, और उनका कहना ये था कि ये उनकी तरफ से है। अच्छा, इस हवाले से वहाँ पर सूरत हाल ये है कि इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है जी कि चाइना की जो मिलिट्री है वो इस हवाले से ताइवान को लेके एक्शन ले सकती है, और उसमें ज़रा इजाफा हुआ है जब से फरवरी 2022 के अंदर यूक्रेन वाला मैटर हुआ और रशिया ने किया, तो उस चीज़ को लेकर। और इससे हट के भी एक और बात कि कहा जा रहा था कि आर्मीनिया के अंदर जो रशियन फ़ौज है उसकी तादाद में इजाफा हो रहा है। क्यों हो रहा है? चूँकि उनके आज़रबाईजान के साथ ताल्लुकात में तलखी आई है। तो ये हो नहीं सकता कि रूस यूक्रेन के अंदर भी जंग लड़े, रूस नेटो से भी जंग लड़े, और रूस जो है वो आज़रबाईजान से भी जंग लड़े। एक वक्त में आप ज़्यादा महाज नहीं खोलते, एक वक्त में आप एक ही महाज के साथ जाते हैं। तो जो आर्मीनिया को लेके खबर है, वहाँ पे जो आर्मीनिया की फॉरेन मिनिस्ट्री है उन्होंने इस बारे में बाकायदा तौर पे ऐसी किसी भी जो खासकर ये यूक्रेन की इंटेलिजेंस की खबर थी उस खबर को उन्होंने डिनाई कर दिया है कि किसी भी हवाले से जो खासकर आर्मीनिया के अंदर रशियन मिलिट्री फुटप्रिंट्स हैं उनमें किसी किस्म का कोई इजाफा जो है वो नहीं हो रहा। तो इस बात के अंदर किसी किस्म की जो हकीकत है उनके मुताबिक वो नहीं है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, वैसे भी जो इंटरनेशनल मीडिया है और जो वेस्ट है उनके ऊपर चाइना उनके नर्व्स के ऊपर सवार है। कैसे? पाकिस्तान और इंडिया की जंग हुई, उस पे इंडियन जो आर्मी चीफ हैं वो तो सो कहते ही कहते, वो कहते हैं जनाब देखें ये एक लाइव लैब थी चाइना के लिए कि वो अपने हथियारों को, अपने सिस्टम्स को, अपनी चीज़ों को, अपनी टेक्नोलॉजी को एक लाइव लैब के अंदर जो है इनके ख़िलाफ़ टेस्ट करता या चेक करता, तो उनके लिए चीज़ें बहुत सारी वाज़ेह हो जाती। अब उस चीज़ को लेकर BBC ने और जो एसोसिएटेड प्रेस है
उन्होंने बताया है कि जो फ्रांस की इंटेलिजेंस है उसने क्लेम किया है। फ्रांस की इंटेलिजेंस ये कहती है, और आप जानते हैं कि जो राफेल तैयारे पाकिस्तान ने इंडिया के गिराए वो फ्रेंच तैयारे थे, फ्रांस के बनाए हुए तैयारे थे। तो उनके मुताबिक उन्होंने क्लेम किया है कि चाइना ने दुनिया भर में जो उनकी एम्बेसीज हैं उनका इस्तेमाल किया, और उस इस्तेमाल को करते हुए उन्होंने इस परसेप्शन को प्रोपोगेट किया कि ये जो तैयारे हैं राफेल तैयारे हैं उसको डिस्क्रेडिट किया, और पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से। फिर यहाँ तक नहीं है, उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि बीजिंग ने या चीन ने मुख्तलिफ मुल्कों को बाकायदा पुश किया, जिसकी मिसाल वो इंडोनेशिया की देते हैं कि उनको ये कहा गया कि या तो आप ये जो राफेल तैयारे ख़रीद रहे हैं इस डील को कैंसिल कर दें, और अगर आप कैंसिल नहीं भी करना चाहते तो आप कम से कम जो है इसको रिकन्सिडर करें, क्योंकि आपने देखा कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो तैयारों की इस लड़ाई के बीच में राफेल तैयारे तो पिट गए, लेकिन जो चीनी साख्ता तैयारे जो पाकिस्तान ने इस्तेमाल किए उन्हें बरतरी हुई और उन्हें वाज़े तौर पर फतह हासिल हुई। तो आप ये राफेल तैयारे ना ख़रीदें, आप जो चीनी तैयारे हैं वो ख़रीदें। तो ये खैर होगा, वो इस चीज़ को लेके भी चूँकि उनको लगता है कि इस पूरी सूरत हाल के दौरान जो उनकी टेक्नोलॉजी है उसको शिकस्त हुई, जो उनकी परसेप्शन है उसको शिकस्त हुई, तो वो उस चीज़ को रोकने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। अब उनका जोर कहाँ पे चल रहा है? उनका जोर जिस तरह आपने देखा कि पूरे यूरोप जो है, अमेरिका जो है, वो इस वक्त यूक्रेन के अंदर आपकी क्या लाइव लैब नहीं है? अगर आप पाकिस्तान को कहते हैं कि पाकिस्तान चीन के लिए लाइव लैब बना हुआ था कि जहाँ पे आके वो अपने वेपन को, अपने सिस्टम को वेस्टर्न के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे थे, तो क्या आप नहीं इस्तेमाल कर रहे वहाँ पे? तो आप उससे क्या नतीजा अखज़ कर पा रहे हैं? यानी आप लाए ना, आप पैट्रियट मिसाइल्स दें, आप शाहिद जो ड्रोन्स हैं उनका तोड़ निकालें, और इवन अब अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि जो जर्मनी के लॉ मेकर्स हैं उन्होंने अपने जर्मन चांसलर के ऊपर ये जोर डाला है कि आप इस हवाले से ख़ासकर जो यूक्रेन की इमदाद है उसमें इजाफा करें। अच्छा जी, वो इजाफा क्यों करें? उनका कहना यह है कि जो यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम है उसको अर्जेंट बेसिस के ऊपर या हंगामी बुनियादों के ऊपर उसको ज़रा बेहतर करने की ज़रूरत है। तो आप उस चीज़ के अंदर आएँ और उसमें अपना जो हिस्सा है वो डालें। तो क्या यहाँ पे आपको याद नहीं आता? तो फिर हर मुल्क जो है अपने मफाद को देखता है। अच्छा, इसके बीच में जी कुछ डेवलपमेंट्स जो हैं, अब से थोड़ी देर पहले जो यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव है, एक बार फिर वहाँ पे बाकायदा धमाकों की आवाज़ें सुनी गई है। न सिर्फ धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं बल्कि वहाँ पर आग के शोले बुलंद होते हुए दिन की रोशनी में देखे गए हैं, जिसका मतलब ये है कि रशिया ने एक बार फिर उनके ऊपर हमले किए हैं। और इतलात ये हैं कि उनका जी रशियन जो फोर्सेज हैं, यूक्रेन की एयरफोर्स के मुताबिक उन्होंने 4 S-300 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स लॉन्च किए हैं, और 157 जो शाहिद ड्रोन्स हैं वो पिछले चंद घंटों में या रात के दौरान उन्होंने सुबह तक किए हैं। और इस चीज़ को लेकर उनका बताना ये है कि ये इस चीज़ को हुआ। लेकिन जो रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री है वो कह रही थी हमने 120 जो यूक्रेनी ड्रोन्स हैं आज सुबह तक, संडे मॉर्निंग तक जो है वो हमने गिराए हैं, और उनका के जो फ़्लाइट्स थी वो हमने उनको रोकना पड़ा। अच्छा, उसके अलावा एक और जो सूरत हाल है कि इन हमलों से हट के जो यूक्रेन का सदर्न पार्ट है जिसका नाम मेकोलेव बताया जा रहा है, वहाँ पे बताया गया है कि जो रशियन ड्रोन्स हैं उन्होंने आज सुबह सवेरे एक बहुत बड़ी स्ट्राइक जो है वो की है। तो अगर आप देखेंगे तो ईस्टर्न, वेस्टर्न, सदर्न पार्ट तमाम जगहों के अंदर जो है वो जो रशियन फोर्सेज हैं वो अब जाके न सिर्फ अटैक कर रही हैं बल्कि हिट करने में वो कामयाब हो रही हैं। तो ये अब तक की अपडेट्स हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।